चलो बेटा लिखो सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था परचेज और सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। आवाज लिखिए। कंसेप्ट नंबर 5, बिल्स रिसीवेबल बुक। कंसेप्ट नंबर 5, बिल्स रिसीवेबल बुक। कंसेप्ट नंबर 5, बिल्स रिसीवेबल बुक। लिखिए बेटा। फर्स्ट पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल बुक records, bills receivable book records all bills receivable all bills receivable सेकेंड पॉइंट में लिखिए, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट। नीचे बनाइए इसका फॉर्मेट। बिल्स रिसीवेबल बुक टोटल बेटा इसमें 10 कॉलम बनेंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक में टोटल 10 कॉलम बनेंगे। क्वेश्चंस नहीं है इस पे, केवल फॉर्मेट है। तो छोटे छोटे कॉलम्स बना के उसमें लिखो। पहला है डेट ऑफ रिसीट। पहला है डेट ऑफ रिसीट। अगला कॉलम है वाउचर नंबर। अगला कॉलम है पार्टी फ्रॉम whom received। अगला कॉलम है एक्सेप्टर। अगला कॉलम लिखिए डेट ऑफ बिल। अगला है ड्यू डेट। प्लेस ऑफ पेमेंट। अमाउंट। लेजर फोलियो। और आखिरी कॉलम है मोड ऑफ डिस्पोजल। आखिरी कॉलम है मोड ऑफ डिस्पोजल। डेट ऑफ रिसीट, वाउचर नंबर, पार्टी फ्रॉम whom बिल इज रिसीव्ड, एक्सेप्टर,
डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट, प्लेस ऑफ पेमेंट, अमाउंट, लेजर फोलियो और मोड ऑफ डिस्पोजल। इसके बाद अगला कंसेप्ट, फिर दोनों एक साथ हम लोग समझेंगे। लिखिए कंसेप्ट नंबर 6। कंसेप्ट नंबर 6, इसका नाम है बिल्स पेएबल बुक। कंसेप्ट नंबर 6, इसका नाम है बिल्स पेएबल बुक। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, दिस बुक रिकॉर्ड्स, दिस बुक रिकॉर्ड्स all bills payable, this book records all bills payable। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट। संदीप, आगे लिखो बेटा, नेक्स्ट। अब इसका फॉर्मेट बनाइए। 9 कॉलम होंगे टोटल इसमें, इसके फॉर्मेट में टोटल 9 कॉलम होंगे। पहला है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, पहला कॉलम है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके बाद ड्रॉर, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके बाद ड्रॉर, उसके बाद पेई, फिर उसके बाद डेट ऑफ बिल, उसके बाद ड्यू डेट, प्लेस ऑफ पेमेंट, अमाउंट, लेजर फोलियो और आखिरी में मोड ऑफ डिस्पोजल। मोड ऑफ डिस्पोजल। लिख लिया? चलो एक कंसेप्ट और लिखो, कंसेप्ट नंबर 7।
कंसेप्ट नंबर 7, इसका नाम है जर्नल प्रॉपर, या इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल जर्नल। जनरल प्रॉपर या इसी को बोलेंगे जनरल जर्नल। लिखिए इसमें, द ट्रांजैक्शन which are not recorded in purchase book, purchase return book, sales book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, and cash book are recorded in journal proper, are recorded in journal proper। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे फॉलोइंग एंट्रीज आर recorded in journal proper। फॉलोइंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। सबसे पहला ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एटसेट्रा। और थर्ड पॉइंट में लिखेंगे फॉर्मेट। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ जर्नल प्रॉपर इज सेम एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। जैसे हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाते थे, सेम फॉर्मेट इसका है। पहला कॉलम होगा डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट।
चलो लिख लिया सबने? अब देखो सामने बेटा, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, और आज लिखा है बीआर बीपी और ये जर्नल प्रॉपर। तो सबसे पहले ये देखो, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है अपने पास। ये आप लोग के सिलेबस में डिस्कस हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर हमें करना है, उसमें इसका डिस्कशन है, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, खाली फॉर्मेट बताया गया है। तो खाली फॉर्मेट हम लोग भी समझ लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल होता क्या है वो समझ लो। तो ये देखो, ये है बिल्स रिसीवेबल बुक। जितने भी बिल्स रिसीवेबल होंगे कहाँ लिखोगे? बीआर बुक में। और जितने भी बिल्स पेएबल होंगे वो सब कहाँ लिखेंगे? बिल्स पेएबल बुक में। ये हो गई बिल्स पेएबल बुक। अब ये होता क्या है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, ये समझ लो तो इसके जो फॉर्मेट हैं वो समझ में आ जाएंगे। देखो जरा, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो लोग हैं। मिस्टर एक्स होलसेलर है, मिस्टर वाई रिटेलर है। मिस्टर एक्स होलसेलर है, मिस्टर वाई रिटेलर है। अब मान लो बेटा, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से क्रेडिट पे गुड्स खरीदा। किस पे? क्रेडिट का मतलब कैश पेमेंट नहीं करी, क्रेडिट पे खरीदा, वो भी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। तो अब बताओ, अगर मिस्टर एक्स वाई को जानता होता तो उधार देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहली बार खरीदेगा तो प्रॉब्लम होगी ना इसको। तो ये कहता है मेंटल पीस के लिए हम ऐसे काम कर ले कि एक स्टैम्प पेपर लाया जाए, एक स्टैम्प पेपर लाया जाए, उस पे ये लिख दिया जाए कि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से सपोज करो 10 लाख के गुड्स खरीदे हैं और इसका 2 महीने बाद ये पेमेंट करेंगे। इसमें एक्स भी साइन कर दे, वाई भी साइन कर दे, तो इसी को अब ये बेटा स्टैम्प पेपर पे है, तो इससे फायदा क्या है? अगर वाई पैसे नहीं देगा तो एक्स क्या करेगा? इसी से कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर देगा और वहां से पैसे ले लेगा। समझे? अब इस कागज से इनको पैसा मिलना है तो इनके लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल, और इनको पैसा देना है तो यही कागज इनके लिए क्या है? बिल्स पेबल। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब जिसको पैसा मिलना होगा वो लिखेगा बिल्स रिसीवेबल बुक में, और जिसको पैसा देना होगा वो कहाँ लिखेगा? बिल्स पेएबल बुक में। अच्छा, कॉलम क्या क्या बनते हैं एक बार डिस्कस कर लो। देखो सबसे पहले, बिजनेस में बेटा ऐसे चलता रहता है, बिजनेस में ऐसे चलता रहता है, रोज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होते रहते हैं। तो पहले यहाँ डेट लिखी जाएगी, जिस दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया उस दिन की डेट होगी। वाउचर नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पार्टी फ्रॉम हुम इट इज रिसीव्ड, मतलब जैसे एक्स से वाई ने खरीदा, जेड भी खरीद सकता है, ए भी खरीद सकता है, बी भी खरीद सकता है, तो सबके भी आ रहे हैं, तो सबका नाम लिखा जाएगा किसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये? पार्टी। फिर यहाँ लिखा जाएगा एक्सेप्टर। क्या लिखा है बेटा? एक्सेप्टर का मतलब क्या हुआ? जैसे एक्स तो सेलर था, तो इसको बोलते हैं ड्रॉअर ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? ड्रॉअर ऑफ बिल, यही बिल लिखता है। भाई ये 2 महीना कौन डिसाइड करेगा? एक्स डिसाइड करेगा ना। टर्म्स एंड कंडीशंस किसके होंगे? एक्स के होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉअर ऑफ द बिल। और वाई को क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर ऑफ द बिल। क्या बोलोगे? एक्सेप्टर ऑफ द बिल। अब बेटा ये बताओ, अगर मान लो वाई कोई बड़ा रिटेलर है, तो वाई तो आएगा नहीं, इसके बिहाफ पे कोई इसका एम्प्लॉय आएगा ना, तो जो आएगा वही साइन करके जाएगा। लेकिन वो किसके बिहाफ पे करेगा? वाई के बिहाफ पे। तो यहां लिखा जाएगा वाई का नाम, कि वाई के बिहाफ पे मान लो मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया है। समझे? अच्छा, फिर डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल का मतलब क्या हुआ? बिल में कौन सी डेट पड़ी हुई है, ये हुआ डेट ऑफ बिल। फिर इसकी ड्यू डेट, जैसे यहां लिखा है ना 2 महीने बाद पैसे देंगे, तो 2 महीने बाद कौन सी डेट आएगी, किस डेट को पैसा देना होगा। फिर प्लेस ऑफ पेमेंट, पेमेंट कहां पे होगी, कितने पैसे की होगी। लेजर फोलियो का मतलब क्या हुआ? लेजर का पेज नंबर। क्या इसका मतलब हुआ? ये तो जर्नल ही पढ़ रहे हो ना भाई, एक जर्नल था, जर्नल के ही तो पार्ट्स है ना सब्सिडरी बुक्स। तो लेजर फोलियो का मतलब हुआ लेजर का पेज नंबर। और आखिरी में मोड ऑफ डिस्पोजल। मोड ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो वाई ने एक्स से सामान खरीदा, एक बिल लिख दिया गया, अब 2 महीने निकल गए, वाई ने एक्स को पेमेंट भी कर दी, तो अगर ये कागज रहेगा बेटा, तो एक्स उठा के केस कर सकता है वाई पे दोबारा भी ना। तो क्या होता है, जब एक बार लेन देन हो जाए तो ये कागज दोनों पार्टी के सामने फाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। कैसे इसको डिस्पोज किया जाएगा, बस समझ आई? इसको बोलते हैं मोड ऑफ डिस्पोजल। बोले सारी बातें इसे समझ में आ गई क्या क्या है? तो
सिर्फ बेटा इसका फॉर्मेट समझना है और कुछ भी नहीं। अब ऐसे ही सिमिलरली अगर मान लो बिल्स पेबल होगा तब क्या करोगे, तो इसमें ये कॉलम बनते हैं क्या क्या। सबसे पहला बिल्स पेबल में कॉलम बनेगा, सबसे पहला डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, किस दिन एक्सेप्ट किया। ड्रॉर कौन था, ड्रॉर का क्या मतलब हुआ, जिसने बिल लिखा। ठीक है, आप मेरे से कोई गुड्स खरीद रहे हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे होंगे ना बेटा, तो बिल मैं लिखूंगा ना, एक्सेप्ट आप करोगे, तो जो बिल लिखेगा उसको क्या बोलोगे, ड्रॉर ऑफ द बिल। और जिसको पैसा मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, पेई ऑफ द बिल। जिसको पैसे मिलेंगे उसको क्या बोलोगे। इसका क्या मतलब हुआ जरा बताओ, हमारे इस एग्जाम्पल में गुड्स किसने बेचा, सब लोग बताओ, गुड्स किसने बेचा और किसने खरीदा, तो वाई किसको पेमेंट करेगा, वाई किसको पेमेंट करेगा, एक्स को। ठीक है, लेकिन बेटा ये बताओ एक्स होल सेलर है ना, तो ये भी तो कंपनी से खरीद के लाया होगा, किसी मैन्युफैक्चरर से। जब इनसे पैसा मिलेगा तो ये आगे पेमेंट करेगा। तो कई बार ये ऐसे करता है, इसी में कंपनी का नाम लिखवा देगा, तो तुम ले जाके हमारे बिहाफ पे कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट कर देना। समझा। तो अगर इन्होंने कंपनी को पेमेंट किया तो पेई कौन हो गई, कंपनी। और इसने खुद ले लिया तो यही ड्रॉर है और यही पेई है। समझ आ गया। जिसको पेमेंट करवाएंगे उस पर्सन को क्या बोला जाता है, पेई। तो वैसे अब यहां आगे देखो, तो पहले डेट क्या होगी, हमने ये लिखा। ड्रॉर कौन होगा, मतलब बिल लिखा किसने, पेई, मतलब पैसा किसको देना है। बिल किस डेट पे बना, उसकी ड्यू डेट क्या होगी, कहां उसकी पेमेंट होगी, कितना पैसा है, लेजर में किस पेज नंबर पे लिखा है, और बिल को कैसे डिस्पोज किया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड करी जाएंगी। बताओ समझ में आ गया क्या होती है बीआर बुक और बीपी बुक। हालांकि बेटा इसका कोई यूज नहीं है अपने सिलेबस में, खाली हम लोग बस फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी क्वेश्चन की कुछ अलग ही वैरायटी होती है, ये सब नहीं आता। अच्छा अब आगे बताओ जरा, कौन कौन से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब्सिडरी बुक्स। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले परचेज बुक। जरा बताओ इसमें क्या लिखा जाता है, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट या क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखते हो ना। अच्छा, तो इसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखते हो, और अगर यही वापस कर दिए तो किस में लिखेंगे, परचेज रिटर्न में। फिर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स किस में लिखते हो, सेल्स बुक में। वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न में। जो भी बीआर है, बिल्स रिसीवेबल बुक में, जितने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए हैं, वो किस में, बिल्स पेबल बुक में। अच्छा देखो, यहां से लेके यहां तक सारी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है ना बेटा, कैश वाली कहां जाएगी, कैश बुक में, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इसमें नहीं आती वो कहां रिकॉर्ड करी जाती है, जर्नल प्रॉपर में। कहां पे, जर्नल प्रॉपर में। तो अगला कंसेप्ट हम लोगों ने लिखा जर्नल प्रॉपर, या इसी का दूसरा नाम है जनरल जर्नल। इसका दूसरा नाम है जनरल जर्नल। क्या है ये, अब इसमें हमने लिखा वो ट्रांजैक्शन जो परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, बीआर और बीपी में और कैश बुक में नहीं लिखी जाती, उसको हम लोग कहां लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। जैसे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है, सबसे पहला जैसे बेटा ओपनिंग एंट्री। कौन सी एंट्री, याद करो तुम लोग को पढ़ाया था, एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी, डेबिट में डिफरेंस आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल। समझे। तो जैसे इसको मैंने ऐसे बताया था, एक ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगले ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो अपने आप थोड़े ना हो जाएगा, अकाउंट का प्रोसेस है, पहले जर्नल, तब लेजर, तब ट्रायल, तब ट्रेडिंग पीएल ना। तो उसकी एंट्री बनती होगी, तो वो जो एंट्री बनती है उसी को क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हो, तो ओपनिंग एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री होती है जर्नल प्रॉपर में। फिर अगला क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री का मतलब हो गया, क्लोजिंग एंट्री जितनी भी है बेटा वो यहां होती है। मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई। लेकिन बेटा इसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन है ये पीएल में ट्रांसफर भी तो होता है, तो इसी को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। समझे। तो सारी क्लोजिंग एंट्री कहां होती है, जर्नल प्रॉपर में। समझ में आया, व्हाट इज ओपनिंग व्हाट इज क्लोजिंग। फिर अगला है ट्रांसफर एंट्री। क्या लिखा, ट्रांसफर एंट्री। यही इसी को ट्रांसफर एंट्री भी कह सकते हो। क्या किया हम लोगों ने, डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अक्सर हम लोग करते रहते हैं ना, किसी एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता रहता है। तो ये हो गया ट्रांसफर एंट्री। फिर एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे जब फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन लगाते हो तो ट्रायल बैलेंस होता है, 4-5 एडजस्टमेंट दिया होता है, तो वो एडजस्टमेंट तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हो रहा है, क्योंकि ट्रायल तो क्वेश्चन में दिया है।
तो वो कहाँ होगा? वो जर्नल प्रॉपर में होता है। आखिरी में रेक्टिफिकेशन एंट्री, अभी एक चैप्टर पढ़ोगे आगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो रेक्टिफिकेशन की जो एंट्रीज होती हैं वो भी सब की सब यहीं पे लिखी जाती हैं। बोलो समझ में? क्या क्या आएगा बताओ? जनरल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्री? पहली ओपनिंग एंट्री, फिर क्लोजिंग एंट्री, फिर ट्रांसफर एंट्री, फिर एडजस्टमेंट एंट्री, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री। और इसके अलावा भी तमाम सारी एंट्रीज होती हैं बेटा जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब इसका फॉर्मेट बिल्कुल वैसे है जैसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पढ़ा था जर्नल, बिल्कुल वैसे ही इसका फॉर्मेट है। तो कैसे पढ़े थे? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, सब लिखा था ना। जैसे ये बनता था एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा हम लोग का जर्नल प्रॉपर। बोलो समझ में? तो जर्नल प्रॉपर इज जस्ट लाइक जर्नल, जैसे हम लोग जर्नल बनाते थे वैसे ही ये भी बनाया जाता है। तो ये हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट पॉइंट। चलो अब सब लोग आगे हेडिंग लिखिए, कैश बुक। अगली एंट्री लिखिए, कैश बुक। एसेट जनरल प्रॉपर में। हाँ तुम लोग भी बताओ बेटा, एसेट का क्रेडिट परचेज, किसका क्रेडिट परचेज लिखते हो परचेज बुक में? गुड्स का। तो अगर एसेट खरीद लिया क्रेडिट पे तो जनरल प्रॉपर में। और एसेट क्रेडिट पे तुम लोगों ने पढ़ा है, जिसने जिसने कंपनी अकाउंट पढ़ा है 11 12th में, एक एंट्री नहीं आती थी, एसेट अकाउंट वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, पर इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, तो वहां उधार पे ही तो खरीद के आता था। समझ आए? तो वो एंट्री कहाँ जाती है? जनरल प्रॉपर में जाती है। अब आगे लिखिए, कैश बुक। कैश बुक। हाँ चलो बेटा, अब हम लोग करने जा रहे हैं कैश बुक। लिखिए जरा इसमें, कैश बुक क्या होती है? लिखिए सबसे पहले, कंसेप्ट वन, मीनिंग ऑफ कैश बुक। मीनिंग ऑफ कैश बुक। मीनिंग ऑफ कैश बुक। चलो अब यहां लिखिए बेटा, ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ऑल कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। All cash transactions are recorded in cash book. कंसेप्ट टू में लिखिए, टाइप्स ऑफ कैश बुक।
टाइप्स ऑफ कैश बुक, लिखिए द मेन कैश बुक, या ऐसे लिखो, जो हमारी कैश बुक है ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सा बताओ? एक मेन कैश बुक और एक पेटी कैश बुक। मेन कैश बुक में कॉलम होते हैं ना, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है? तो अब ऐसे लिखो, मेन कैश बुक, मेन कैश बुक, और यहां पे पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। और ये जो मेन कैश बुक है ये फर्दर थ्री टाइप्स की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। कैश बुक दो टाइप की हुई, मेन कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। और मेन कैश बुक थ्री टाइप्स की हुई, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 3, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, या इसी को बोलते हैं सिंपल कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, या इसी को बोलेंगे सिंपल कैश बुक। लिखिए बेटा। सबसे पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले डेट का कॉलम, सबसे पहले डेट, उसके बाद रिसीट, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। सेकंड पॉइंट में लिखिए, सेकंड पॉइंट में द ओपनिंग बैलेंस ऑफ
cash is written in the debit side थर्ड पॉइंट में लिखिए all cash receipt are recorded in the debit side and all cash payments are recorded in the credit side. आगे लिखिए पॉइंट 4 में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश is written in credit side. Is written in credit side. When cash book is maintained, when cash book is maintained, then cash account is not maintained. Discount allowed, discount received, and cancellation of discount received or allowed in case of dishonor of check is recorded through journal proper. When single column cash book is maintained. When single column cash book is maintained. हो गया? चलो अब देखो बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे हम लोग बनाते हैं और कैश बुक क्या होती है.
देखो सब लोग, तो अब हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया अपना कैश बुक। तो कैश बुक में क्या लिखते हैं बेटा? जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या लिखोगे इसमें? सारे के सारे, चाहे कैश परचेज ऑफ गुड्स, चाहे कैश परचेज ऑफ एसेट, कैश सेल्स ऑफ गुड्स या कैश कैश सेल्स ऑफ गुड्स या कैश सेल्स ऑफ एसेट, किसी भी तरह का कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कहां लिखोगे उसको? कैश बुक में। कैश बुक होती है बेटा बेसिकली दो टाइप की, एक मेन कैश बुक और एक होगी पेटी कैश बुक। अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे, अभी मेन कैश बुक पढ़ रहे हैं। तो मेन कैश बुक थ्री टाइप्स की होती है, एक सिंगल कॉलम, एक डबल कॉलम और एक ट्रिपल कॉलम। अब ये क्या है देखो जरा, ये कैश बुक का फॉर्मेट है। इधर मैं बताता हूँ, ये कैश बुक का फॉर्मेट है। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। आपने आपने एक कॉलम बनाया डेट का, एक लिखा पर्टिकुलर्स का या रिसीट लिखा यहाँ पे लिखा है रिसीट, फिर उसके बाद लिखा लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट। वैसे यहाँ पे डेट हुआ, फिर पेमेंट आ गई, पेमेंट, पेमेंट और उसके बाद लेजर फोलियो और उसके बाद अमाउंट। जरा इसके कॉलम काउंट करो बेटा, कितने हैं देखिए यहाँ पे। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम है। तब भी क्या इसका नाम है? सिंगल कॉलम कैश बुक। तो ये इसलिए है, खूब ध्यान से सुनना, डेट रिसीट लेजर फोलियो, डेट रिसीट लेजर फोलियो, ये तो हर कैश बुक में होगा ही होगा। अगर अमाउंट का एक कॉलम बना तो उसको बोलेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, समझे? अमाउंट के दो कॉलम बने तो क्या बोलोगे? डबल कॉलम। अमाउंट के तीन कॉलम बने तब ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है? तो बेसिकली ये जो कॉलम है ये इस अमाउंट वाले कॉलम को शो कर रहा है। जब बोला जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक तो इसका मतलब अमाउंट का एक कॉलम होगा, डबल कॉलम में दो होंगे, ट्रिपल में तीन होंगे। तो ये तो कैश बुक का फॉर्मेट हुआ। अब बताओ कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल में से कौन सा अकाउंट है? रियल का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो जब जब कैश आएगा तो डेबिट साइड में, और जब जब जाएगा तब तब क्रेडिट साइड में। ठीक है? इसका अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो कहां लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में। अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो ये कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। समझ आ रहा है? तो ये रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के रूल से ही ऑपरेट करेगा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। जितना पैसा आया उसको लिखेंगे डेबिट में, और जितना पेमेंट हुई उसको कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड में। और जब बेटा हम लोग कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक, कैश अकाउंट नहीं बनता। क्या नहीं बनता? क्योंकि कैश अकाउंट ऐसे ही बनता है, ये जर्नल का फॉर्मेट थोड़े ना है, ये तो लेजर का फॉर्मेट है ना। समझ आए? तो यहां मैंने आपको लिखवाया है सबसे पहले, ओपनिंग बैलेंस अगर कोई कैश का होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। जितना कैश का रिसीट है उसको कहां लिखोगे? डेबिट साइड में। पेमेंट्स क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। और जब हम लोग कैश बुक बनाएंगे तो कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता है ऐसे में, क्योंकि कैश बुक ही कैश अकाउंट है। और आखिरी में, अब बताओ इसमें डिस्काउंट का कॉलम है क्या? बैंक का कॉलम है क्या? तो डिस्काउंट और बैंक से जितनी भी एंट्री होंगी जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगी तो वो सब कहां जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में। कहां जाएंगे? क्योंकि और जगह ही नहीं है ना कहीं लिखने की। डिस्काउंट का कॉलम यहां तो बनाया नहीं, तो अब वो कहां चली जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में। वही मैंने लिखवाया है, कोई भी डिस्काउंट अलाउड, रिसीव्ड, बैंक बैंक की जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, क्योंकि यहाँ तो बैंक का कॉलम भी नहीं है, तो वो सब चली जाएंगी जर्नल प्रॉपर में। बोलो समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए कैश बुक वाले चैप्टर में बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, एक कैश बुक बनाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। ये हो गया फॉर्मेट, डेट, रिसीट, डेट, पेमेंट्स एंड अमाउंट।
जब बेटा हम लोग फॉर्मेट पढ़ते हैं तभी खाली लेजर फोलियो की बात आती है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे या अकाउंट बनाएंगे तो जनरली लेजर फोलियो इग्नोर कर दिया जाता है। ये है कैश बुक, इसीलिए इसमें हम लोगों ने लेजर फोलियो नहीं लिखा है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। चलो ये है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में ये सब ट्रांजैक्शन लिखने हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड है 1200 का ओपनिंग बैलेंस, किस साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में। इसकी डेट है 1 जनवरी, तो यहां ले लिया 2016 1 जनवरी। पहले टू बैलेंस बी डी 1200। आगे पढ़ो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 300। एंट्री सोचो जरा, राम से कैश मिला, क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू राम 300 रुपीज। 5 जनवरी। आगे पढ़िए। पेड रेंट। एंट्री बताओ सब लोग रेंट पे करने की। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हुआ, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई रेंट January 7। बाई रेंट अकाउंट 30 रुपीज। आगे लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। चलो कैश सेल की एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स 8 जनवरी। टू सेल्स अकाउंट 300 रुपीज। टू सेल्स अकाउंट 300 रुपीज। आगे पढ़िए। पेड टू श्याम 700 रुपीज। फटाफट बताओ श्याम को पेमेंट हुई है, एंट्री बताइए। श्याम डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ तो कैश की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई श्याम 700 रुपीज January 10। फिर बेटा आगे परचेज्ड फर्नीचर। यहां लिखा है परचेज्ड फर्नीचर। अब देखो इधर, ये बात जरा समझना बेटा। अब इसमें ये लॉजिक मत लगाना कि यहाँ लिखा है परचेज्ड फर्नीचर तो यहाँ नहीं लिखा है कि कैश में नहीं खरीदा। जब उसने लिख दिया है ना सिंपल कैश बुक में इन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक जितने ट्रांजैक्शन है उसको क्या एज्यूम किया जाएगा, सब कैश ही है। तो फर्नीचर खरीदा होगा तो कैसे खरीदा होगा? कैश में खरीदा होगा। बताओ कैश में फर्नीचर खरीदने की एंट्री बताइए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ तो कैश की क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाई फर्नीचर 200 रुपीज। बाई फर्नीचर 200 रुपीज। 27 जनवरी। 27 जनवरी। चलो आगे पढ़ो। पेड सैलरीज, बोलो सैलरी पे करने की एंट्री बताइए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई सैलरी 100 की सैलरी पे करी है January 31 को। January 31 को। चलो लास्ट देखो बेटा, रेंट ड्यू नॉट येट पेड। तो जो चीज पे होगी, जहां कैश का लेन देन होगा वही तो कैश बुक में लिखा जाएगा।
तो ये ड्यू है, अभी दिया नहीं, तो इसका कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहीं पे कैश बुक पूरी रिकॉर्ड हो गई, अब इसको बैलेंस करेंगे। पहले डेबिट का टोटल, तो डेबिट का ही ज्यादा आ रहा है, 1800 आ रहा है। और क्रेडिट का कितना आ रहा है टोटल? क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 1030 ये आ रहा है। तो अब देखो बेटा, डेबिट साइड ज्यादा है। इधर देखो सब लोग, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हो तुम लोग। डेबिट का टोटल कितना है? 1800। क्रेडिट का वन, कौन सा ज्यादा है? डेबिट। तो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, लेकिन उसका नाम होगा डेबिट बैलेंस। क्या नाम होगा? तो डेबिट बैलेंस करेंट ईयर में किधर आता है? क्रेडिट साइड में। और इधर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाएगा। तो डेबिट बैलेंस अगले साल डेबिट साइड में ही आता है। समझ में? डेबिट बैलेंस करंट ईयर में किधर आएगा? क्रेडिट साइड में, और नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड में। सेम साइड में नेक्स्ट ईयर, ऑपोजिट साइड में करंट ईयर। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस किधर आएगा? डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस किधर आएगा? डेबिट साइड में, करंट ईयर, और नेक्स्ट ईयर क्रेडिट साइड में। तो अब हम लोग यहां पे बैलेंस निकालेंगे बाई बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर कितना निकला बेटा? January 31st 770। और फरवरी के लिए ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 2016। 2 बैलेंस BD 770 1 फरवरी। तो ये है सिंगल कॉलम कैश बुक। हो गया? अब आगे लिखो डबल कॉलम कैश बुक। लिखिए कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। पहले लिखो फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। अभी मैंने समझाया था, डबल कॉलम का मतलब हुआ जब अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे तब हो जाएगा डबल कॉलम, बाकी सब कॉलम रहेंगे। तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले डेट, रिसीट, लेजर फोलियो, और यहां हो जाएंगे 2 कॉलम, डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो, और इधर हो जाएगा 2 कॉलम,
चलो बन गया फॉर्मेट। चलो अब सब लोग स्क्रीन पे देखो बेटा, अगर इसका फॉर्मेट बन गया है तो सामने देखिए। देखो बेटा, अब ये बताओ, ये डेट का कॉलम यहाँ भी था उसमें भी था, दोनों में सेम है। रिसीट और पेमेंट अभी जो पढ़ा उसमें भी था, और ये लेजर फोलियो वहां भी था। अब यहाँ जो दो कॉलम है, दो कॉलम का हम लोग को अब जैसे पढ़ना है, जैसे पहले पढ़ा था उससे मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो, ये पहला कॉलम होगा डिस्काउंट का, अभी लिखेंगे हम लोग, ये वाला किसका होगा? तो ये ऑब्वियसली डिस्काउंट अलाउड होगा, और ये वाला डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। डिस्काउंट अलाउड ही तो एक्सपेंस होता है ना बिजनेस के लिए। तो एक्सपेंस कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड में, और इनकम क्रेडिट साइड में। और ये जो दूसरा वाला कॉलम होता है, ये वाला, इसको हम लोग ना कैश लिखते हैं ना बैंक लिखते हैं। तो लोग पहले ऐसे पढ़ते थे ना, कैश डिस्काउंट, अब डबल में बहुत सारे हो जाएंगे ना। जैसे इधर देखो, डबल कॉलम में तमाम सारे हो जाएंगे ना, ऐसे। जैसे हम कह दें ये दोनों कैश के कॉलम हो गए, तो ये डिस्काउंट अलाउड, ये वाला कौन सा हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। या ये बैंक का कॉलम हो गया दोनों, और ये कौन सा हो गया? डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। समझ आया ना? या ये कैश का कॉलम हो गया, ये बैंक का, ये कैश का, ये बैंक का, अब तमाम सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। इस लेवल पे इंस्टीट्यूट आपको जैसे पढ़ाना चाहता है, इंस्टीट्यूट ऐसे कहता है कि डबल कॉलम जब भी कैश बुक बनेगी तो वो ऐसे बनेगी। ये जो कॉलम होगा ये तो डिस्काउंट का हो गया, तो डेबिट वाला डिस्काउंट कौन सा हो गया? डिस्काउंट। डेबिट वाला कौन सा हो गया? डिस्काउंट। क्रेडिट वाला रिसीव्ड। और ये वाला जो कॉलम बचा ना, ये वाला, इसको ये लोग ना कैश बोलते हैं ना बैंक, इसको सीधे नाम दिया जाता है अमाउंट का। किसका? तो अगर कैश है तो भी लिखेंगे, बैंक है तो भी लिखेंगे। समझ आए? जब इसी को हम तीन कॉलम में लिखते हैं, कैश अलग बना के, बैंक अलग बना के, डिस्काउंट अलग बना के, तब वो क्या हो जाता है? ट्रिपल कॉलम। यहाँ कैश बैंक एक ही में लिख लिया जाता है, डिस्काउंट का सेपरेट कॉलम होता है। समझ बात आई? तो अब ये लिखो, डेबिट वाला जो है उसको लिखो डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट वाले को लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड, और अगले को अमाउंट। ये वाला हो गया डिस्काउंट अलाउड, ये वाला हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट में कैश और बैंक दोनों ही हम लोग लिखेंगे। कैश और बैंक दोनों लिखा जाएगा। सेकंड पॉइंट में लिखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक इज रिटन in the debit side and closing balance in the credit side. All collections are recorded in the debit side and all the payments in the credit side. Discount allowed
Discount allowed. Is written in the debit side. Discount received is written in the credit side. Our last point, amount column is balanced, but discount column is not balanced. Total of discount allowed column is transferred to discount allowed account. Total of discount received column is transferred to discount received account. ठीक है, हो गया? तो कभी भी डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं किया जाता, उसका जो टोटल है वो यहां से जाएगा डिस्काउंट के अकाउंट में और वहां से चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो अब हटा दो बेटा, देखो क्या क्या लिखा हमने। अब आधा कुछ तो वैसे ही है, बताओ पिछली वाली कैश बुक जब बनाई थी तो ओपनिंग बैलेंस किधर लिखा था? डेबिट साइड में। क्लोजिंग कहाँ लिखा था? क्रेडिट साइड में। कलेक्शंस कहाँ लिखे थे? कलेक्शंस कहाँ लिखे थे? डेबिट साइड में। तो अगर कोई पैसा मिलेगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। पेमेंट होगी तो क्रेडिट साइड में। अगर हमने कोई डिस्काउंट अलाउ किया तो वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। और अगर कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। आखिरी में जब बैलेंस करने की बारी आएगी तो बैलेंस करेंगे खाली हम लोग अमाउंट वाले कॉलम को। किस कॉलम को? अमाउंट वाले कॉलम को बैलेंस करेंगे। इसका जो टोटल होगा ये टोटल डायरेक्ट, इसका टोटल कहाँ चला जाएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। कहाँ जाएगा? और फिर डिस्काउंट अलाउड का जो बैलेंस होगा वो चला जाएगा पीएल में। इसका टोटल कहाँ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड में। फिर वहां का जो बैलेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सारे नॉमिनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2। एक कैश बुक बना लो लगभग आधे पेज की, फिर ये क्वेश्चन पढ़ाना शुरू किया जाए। डबल कॉलम कैश बुक, डेट, रिसीट, लेजर फोलियो बनाना चाहो बनाओ, न बनाना चाहो तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक हो गया डिस्काउंट का और एक हो गया अमाउंट। ऐसे क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, बनाए चाहे मत बनाए, जनरली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो नहीं बनाते। कैश बुक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। देखिए इनका डिमांड कहता है मेक आउट 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब उसने खुद ही बताया है कैश कॉलम बनाना है और डिस्काउंट कॉलम बनाना है, तो ठीक है अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहां लिखा है गणेश कमेंसेस अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल with 2000 capital and he had following cash transaction। अब बताओ बेटा, 2000 की कैपिटल लगा के किसी ने बिजनेस शुरू किया, क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू कैपिटल। 1 अप्रैल, टू कैपिटल, अकाउंट 2000। चलो ये हो गया, अब आगे पढ़िए। 1 अप्रैल को परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड कैश 250 रुपीज। फटाफट बताओ, फर्नीचर खरीदने की एंट्री कैश में, अगर फर्नीचर खरीदा तो क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में आ जाएगा बाई फर्नीचर। 1 अप्रैल को बाई फर्नीचर 250 रुपीज। आगे पढ़ो। आगे लिखा है परचेज्ड गुड्स। चलो बेटा, गुड्स खरीदने की एंट्री बताइए क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पे आ जाएगा बाई परचेजेस। इसकी डेट है 2 अप्रैल। बाई परचेजेस 500 रुपीज। चलो आगे देखिए नेक्स्ट।
आगे लिखा है बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950 रुपीज। बताओ गुड्स बेचने की एंट्री क्या हुई कैश में? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहां पे आ जाएगा 4 अप्रैल को टू सेल्स 950 रुपीज। आगे देखो, फिर लिखा है 5 तारीख को पेड कैश टू राम मोहन 560 रुपीज। चलो बताओ, राम मोहन को कैश पे किया, क्या एंट्री होगी? राम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में लिखेंगे बाई राम मोहन 5 अप्रैल बाई राम मोहन। कितना है बेटा? बाई राम मोहन। अच्छा, और बेटा एक चीज और लिखा है, ये देखो दोनों, पांच, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। 5 तारीख को पेड कैश टू राम मोहन 560, और इसी में है ही अलाउड डिस्काउंट 10 रुपीज। उन्होंने 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। तो अब बताओ बेटा, आ, अब इसका मतलब बताओ टोटल पेमेंट कितनी करनी रही होगी? 570 ना, 570। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे? राम मोहन को डेबिट करेंगे, और कितने से? 570 से। और कैश हमने दिया 560, और डिस्काउंट हमें मिल गया कितने का? 10 रुपीज का। ये डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड या रिसीव? रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना लिखोगे? 10 रुपीज, और कैश में लिखेंगे 560। तो यहां लिखिए 10 रुपीज, यहां लिखिए 560। 560। चलो अगला पढ़ो। अब ये हो गया और ये हो गया यहां तक। अब फिर से पढ़ो। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600 रुपए, अलाउड डिस्काउंट 20। अब बताओ बेटा, 600 मिला और 20 का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब कितना मिलना रहा होगा? 620। तो अब पैसे मिले तो एंट्री क्या बनती? कैश को हमने डेबिट किया होगा, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया होगा, और कृष्णा एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया होगा। 620, 20 और 600, यही होगा। अब कैश अकाउंट में आइए, लिखिए बाई कृष्णा एंड कंपनी। कैश मिला है ना इसमें, तो टू कृष्णा एंड कंपनी 6 तारीख को। डिस्काउंट में लिखा 20 रुपीज, और कैश में लिख दिया 600 रुपीज। डिस्काउंट में 20, 600 कैश में। आगे पढ़ो। फिर लिखा है 7 अप्रैल को पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस 15 रुपीज। 15 रुपीज खर्च किए हैं पेटी एक्सपेंसेस के। अब बताओ रेंट पे करने की क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट एक्सपेंस है कि नहीं है? अब मान लो मैं पूछूं एक्सपेंस की एंट्री बताओ, तो क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैं पूछूं पेटी एक्सपेंस की, पेटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। समझे? तो कैश में आ जाएगा बाई पेटी एक्सपेंस 7 तारीख को। 7 अप्रैल बाई पेटी कैश एक्सपेंस, कितना है बेटा? 15 रुपीज। बाई पेटी कैश एक्सपेंस, ये हो गया 15 रुपीज। आगे पढ़िए। फिर लिखा है कैश परचेजेस 150 रुपीज। एंट्री बताओ कैश परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में आ जाएगा बाई परचेज 8 अप्रैल, और 150 की परचेज है। उसके बाद 13 को पेड फॉर लेबर, लेबर को 1000 की पेमेंट करी है, क्या एंट्री होगी? वेजेस डेबिट टू कैश। लेबर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? वेजेस डेबिट टू कैश, तो यहां आ जाएगा बाई वेजेस, बाई वेजेस 13 को, और ये है 1000।
आगे बढ़िए। 13th को फिर से पेड अली एंड सन्स 400 रुपीज, दे अलाउड डिस्काउंट 8 रुपीज। हमने पेमेंट किया और हमें डिस्काउंट मिल गया, तो ये पहले भी कर चुके हो, क्या एंट्री होगी? अली एंड सन्स को डेबिट करोगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और कौन क्रेडिट होगा? डिस्काउंट रिसिप्ट। तो अगर 400 हमने पेमेंट किया, 8 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो पेमेंट कितना करना रहा होगा? 408 का ना। तो अब यहां लिखिए बाई अली एंड सन्स, बाई अली एंड सन्स 8 रुपए का डिस्काउंट, 400 की पेमेंट करिए। 8 रुपए का डिस्काउंट, 400 की हमने पेमेंट करी है। फिर देखो आगे, बस यहीं तक है। अब इसको पैक कर दीजिए। तो डिस्काउंट कॉलम का खाली टोटल लगेगा और कैश बुक को बैलेंस कर देंगे। 30 अप्रैल को यहां आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, पहले डेबिट का टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, जो आएगा वो बैलेंस हो जाएगा। डिस्काउंट वाला एज इट इज लिख दिया जाएगा। 20 रुपीज डेबिट में, 18 रुपीज क्रेडिट में। 3550 डेबिट का टोटल आ रहा है। बैलेंस निकला किसी ने? 675 का ये बैलेंस हुआ। और ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो 1 मई को हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 675। $675। चलो अब आगे बेटा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, हेडिंग लिखिए। अच्छा बताओ, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस किया जाता है क्या एट द एंड ऑफ द ईयर? नॉमिनल अकाउंट बैलेंस किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर या नहीं? अरे डिस्काउंट अभी क्या था? नॉमिनल ही तो था। बैलेंस किया है कि नहीं किया है? तो यही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, जो भी बचेगा वो कहाँ भेज दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस का मतलब, बैलेंस करने का मतलब बैलेंसिंग फिगर तो निकालते हैं, लेकिन उसको टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी करके नहीं लिखा जाता ना। कहाँ भेज दिया जाता है? पीएल में भेज दिया जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा बताओ, अगर हमने कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उसको रिपेयर करवाया,
कौन सी मशीन खरीदी? उसको रिपेयर करवाया, तो रिपेयर वाले पैसे की क्या एंट्री होगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगी। ठीक है। अब बेटा देखो, अभी जो कल परसों में पेपर हुआ है उसमें अब ये विजिबल थोड़ा कम होगा। अब पहला देखो, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस होता है या नहीं होता, पहले तो उसने ये पूछा है, 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन यही था, नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर और नॉट। अभी मैं ग्रुप पे पेपर शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसमें मोबाइल में दिखेगा बैलेंस होता है कि नहीं होता। अब ये 2 नंबर का सवाल आया था। फिर ये 2 नंबर का, ओवरहॉलिंग मतलब रिपेयर करवाया सेकेंड हैंड मशीन का, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू होगा कि कैपिटल होगा? रेवेन्यू होता तो पीएल में जाता, हमने कहाँ लिखा? मशीन में लिखा ना, तो कहाँ गया? कैपिटल में गया। 4 नंबर का क्वेश्चन आया है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है, इसके लिए हम लोग बेसिक कर रहे हैं। अब देखो 8-10 नंबर का यही सवाल है जो आप पढ़ रहे हो। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है? अब क्या बताया था मैंने, बुक कीपिंग का क्या मतलब था, जर्नल बनाना, लेजर बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना, ये क्या है? फिर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट क्या हो गया, और ये सब मिलके क्या होता है, अकाउंटेंसी। यही तो होता है ना। तो ऐसे करके एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। अभी इसको ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वहां से देख लेना। तो जितना कुछ बेसिक कर रहे हो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो अगला क्या है, अभी जैसे कैश बुक पढ़ रहे हो, उसने ये देखो कैश बुक से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है बीआरएस का। कैश बुक से रिलेट करके, और वैसे भी बीआरएस तो कैश बुक से रिलेटेड होता ही है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, समझ आए? तो बेसिक्स बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हेडिंग बनाओ, कौन सा कंसेप्ट होगा? 5। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, या इसी को बोलेंगे 3 कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक। सबसे पहले लिखिए फॉर्मेट, फर्स्ट पॉइंट में। फॉर्मेट में सारा कॉलम एज इट इज रहेगा, बस वही जो अमाउंट का कॉलम था, अभी तक 2 था, अब 3 कर लेना है, कैश, बैंक और डिस्काउंट। डेट, रिसीट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेट, रिसीट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट डेबिट वाला कौन सा होगा? अलाउड। कैश, बैंक, डेट, रिसीट, पेमेंट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। डिस्काउंट, कैश, बैंक।
फॉर्मेट ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब सब कुछ एज इट इज है, बताओ ओपनिंग बैलेंस कहां लिखोगे? डेबिट साइड में। क्लोजिंग, कलेक्शन, पेमेंट्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बस कैश और बैंक दो हो गया। तो कैश हम लोग का रियल अकाउंट हो गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द। तो अल्टीमेटली बात यही हुई कि पैसे मिलेंगे तो डेबिट साइड में, पेमेंट होगी तो दोनों में कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। समझ आया ना? और अगेन डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? उसका टोटल कहां जाएगा? नहीं, पहले उसके अकाउंट में। यहाँ ये इसमें तो खाली कैश वाला हुआ ना बेटा, कोई और भी डिस्काउंट हो सकता है, तो सब इकट्ठा होके यहां से पहले ये वाला जाएगा डिस्काउंट अलाउड में, फिर वहां से जाएगा पीएल में। यहां से ये वाला पहले जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड में, फिर उसके बाद वहां से जाएगा पीएनएल में। बस जितने बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, चेक से या ऑनलाइन ट्रांसफर, उसको कहां लिखोगे? बैंक वाले कॉलम में। और बाकी सब कहां लिखोगे? कैश वाले कॉलम में। तो यहां सेकंड पॉइंट में लिखो, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कलेक्शन, पेमेंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, shall be done, shall be recorded in the same manner as in case of double column cash book। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, all transaction related to check, draft, online transfer shall be recorded in bank column of cash book, all cash transaction are recorded in cash column of cash book। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। सब कुछ डबल कॉलम कैशबुक की तरीके से होगा, बस जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे, चेक, ड्राफ्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, वो सब कहाँ लिखोगे? बैंक कॉलम में। बाकी सब कैश कॉलम में। डिस्काउंट तो ऑब्वियसली डिस्काउंट वाले कॉलम में जाना ही है। चलो अब इस पे बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3,
डेट, रिसीट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट कैश बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट कैश बैंक। कैश बुक। चलो अब ये देखो क्वेश्चन जरा। होमवर्क में लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। होमवर्क में लिखिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 5। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5। ये डबल कॉलम कैश बुक का है और नहीं ट्रिपल कॉलम का ही थी। ठीक है चलो अब ये देखो जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। ये समझ लो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो क्या लिखा है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। तो देखो यहाँ कैश का ट्रांजैक्शन है तो ऑब्वियसली इसके लिए कैश वाला कॉलम तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा डिस्काउंट भी बनेगा, बैंक भी। तो इनडायरेक्टली वो क्या बता रहा है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनेगी। अब देखो ये एक पॉइंट है, ये ध्यान से। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। क्या लिखा है, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीव, ये लिखा है। अच्छा सेम यही बात लिखी है क्वेश्चन नंबर 5 में भी, बाकी तो सब कर लोगे। देखो चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, इसका मतलब चेक मिलता है तो हम लोग पहले क्या एंट्री करते हैं। जैसे मान लो राम से एक चेक मिली, क्या एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री करोगे। लेकिन ये कह रहा है उसको ऐसे लिखो कि जैसे पहले कैश मिला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। पहले कैश मिला, फिर कैश डिपॉजिट हुआ जाके बैंक में, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, फिर से एक बार। क्या इसने लिखा है, अगर ये लाइन न लिखता तो जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन अब अगर कोई अपनी रिक्वायरमेंट रखेगा तो वैसे ही काम करोगे ना आप। क्या कह रहा है सबसे पहले कि असल में देखो बेटा, मैंने तुम लोग को जब जर्नल पढ़ाया था तब भी बताया था। एक हम लोगों ने पढ़ा था चेक इन हैंड वाला कंसेप्ट, वो मैंने कहा था मेन सिलेबस में होता नहीं। तो अब यहाँ क्या होगा, चेक मिली किसी और दिन, लगाया किसी और दिन, तो लिखना तो है ही। तो क्या करते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव ऐसे कर लेते हैं कि जिस दिन मिली उस दिन मान लो कि कैश आया, तो क्या होगा, डेबिट साइड का कैश बढ़ जाएगा। फिर जिस दिन लगाया उस दिन दिखा दो कैश जमा कर दिया बैंक में, तो कैश फिर बैलेंस हो गया, और वो पैसा कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। समझ में आई बात।
अब फिर से बताओ, राम से चेक मिलने की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख देते, लेकिन अब इसमें लिखा है चेक्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड एज कैश रिसीट। तो जब भी चेक मिलेगी तो पहले हम लोग उसको मानेंगे कि कैश मिला, और फिर कैश अगले दिन, मतलब उसी दिन या अगले दिन जैसा उसमें लिखा होगा वो कहाँ जाएगा? बैंक में जमा होगा। जैसे राम से चेक मिली तो पहली एंट्री क्या बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो किस कॉलम में आएगा? कैश कॉलम में कि बैंक कॉलम में? फिर जब जमा करोगे तब क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। बोले बात समझ आई? एक बार खुद से घर पे ट्राई करोगे, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा और इसमें बता दूं। अब देखो, बताओ कौन सी ट्रांजेक्शन को पहले कैश मानोगे? कौन सी ट्रांजेक्शन को पहले कैश माना जाएगा, उसके बाद आगे लिखा जाएगा चेक को? ठीक है, अब ये देखो, 3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन अभी भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे अब ये लिखा है चेक को, तो ठीक है, तो चेक दो होंगे ना, एक चेक हम लोग पेमेंट करेंगे, एक मिलेगा। तो उसने सीधा लिखा है रिसीट, मतलब जो चेक मिलेगा उसी के साथ ऐसे करना है। जो हम पेमेंट करेंगे उसको तो उसी दिन लिख लेंगे, वो तो सामने वाला लगाएगा ना, नहीं लगाएगा। तो अगर कोई चेक पेमेंट होगा तो उसकी डायरेक्ट एंट्री होगी। राम को चेक दिया, क्या एंट्री बनाओगे? राम टू बैंक। समझ आए? लेकिन अगर राम से चेक मिला तब क्या एंट्री बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सब लोग रफ में एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है? ये अगर ये मान लो लग गया तो इसके बाद 5वां भी लगा डालना, नहीं तो अगली क्लास में हम लोग ये करके तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर पेटी कैश बुक, फिर ये खत्म हो जाएगा।